Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज मैं जर्नल का एक प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आप 11वीं में हो और आपको ये लेक्चर हेल्पफुल होगा. आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, काफ़ी हद तक अगर आप MBA की पढ़ाई कर रहे हो, जो 15वीं के बाद में किया जाता है, क्योंकि MBA करने के लिए आर्ट्स के भी बच्चे जाते हैं, साइंस के भी बच्चे जाते हैं, इंजीनियरिंग के भी बच्चे जाते हैं, तो उनको बेसिक्स नहीं पता होता है, तो उनको भी ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ वहाँ पे सिखाया जाता है. काफ़ी डिप्लोमा कोर्सेज में भी ये सिखाया जाता है. तो आप सभी को, जिनको भी जर्नल है, ये लेक्चर ज़रूर काम आएगा. सो कुछ लेक्चर्स से GST का कैलकुलेशन, अलग अलग अकाउंट्स और उसके अलग अलग रूल्स, ये सारे हमने समझ लिए हैं. आज का ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं और उसे सॉल्व भी करते हैं. सो कोशिश करता हूँ कि मैं समराइज करके, छोटा करके एक्सप्लेनेशन आपको बता दूँ, ताकि आपका समय भी बच जाए और आपका डेटा भी बच जाए. आजकल डेटा जो होता है ना, खास करके इंटरनेट का डेटा, मतलब सोने से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि सभी लोग यूज़ कर रहे हैं और उसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है. तो उसे मैं आपका फिजूल ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रेमंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019. तो आपका जर्नल करीबन 2 या 3 पेज का रेडी होना चाहिए. सबसे पहले कहा अप्रैल 1, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम काजल 2 लाख का एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. तो पहले तो आप 5% माइनस कर लो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके भूल जाना है आपको. एंड 18% GST. वेरी इंपॉर्टेंट, GST का कैलकुलेशन जो आपका नेट अमाउंट आता है उस पे होता है. काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ. ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर लीजिए, फिर जो अमाउंट बचता है वो आपकी खरीदारी का अमाउंट है, और उसके ऊपर 18% मतलब 999% कैलकुलेट होगा. आगे हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, उसके बाद जो टोटल आता है उसका हाफ अमाउंट आपने चेक से दे दिया. बाकी हाफ आपने नहीं दिया तो काजल का नाम आपको याद करना पड़ेगा. अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, थोड़ा डायग्राम की हेल्प से आपको बता देता हूँ मैं. तो अगर आप एग्जैक्टली मेरे ऊपर देखो, ग्रॉस अमाउंट 2 लाख का है, उसमें से 10,000 का TD काट दिया और मैंने वहाँ पे क्रॉस मार्क डाला है, क्योंकि आपको भूल जाना है. देखना है बट आपको भूल जाना है. 1,90,000 के ऊपर आपको GST का कैलकुलेशन करना है. तो वो कैलकुलेशन 9% करने के बाद आपको 224,200 आता है, जिसका हाफ आपने चेक से दे दिया.
वो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखता है। बाकी का हाफ आपने नहीं दिया तो काजल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी वो नाम नहीं देते तो हम क्रेडिटर लिख लेते हैं। ये जो मेरे पीछे क्रेडिटर है ना, ये वर्ड लिख, हमें एग्जैक्टली पता है कि काजल हमारी क्रेडिटर है तो हम काजल का नाम लिख लेंगे। तो आई रिपीट माई सेल्फ, इसका सोल्यूशन किस तरह दिखता है आए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इस तरह, विच इज 1 अप्रैल, परचेस इज 1,90,000, आई रिपीट TD माइनस किया गया है तो वो भूल जाते हैं, उसके बारे में आपको सोचना नहीं, और इस अमाउंट के ऊपर आप GST का कैलकुलेशन कर लेते हो, विच इज 17,100, इसका हाफ आपने पे किया, हाफ आपको काजल का नाम याद रखना है, विच इज 1,12,100 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम काजल। बाकी के डिटेल्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं जो नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा। आए इसके बाद का पढ़ लेते हैं, परचेस्ड शेयर्स। ओके, शेयर्स मतलब आपने स्टॉक एक्सचेंज से, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट पे बैठे बैठे घर पे या मोबाइल से उसकी खरीदारी कर सकते हो। परचेस्ड शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी 60,000 एंड 1,000 पेड एज ब्रोकरेज। जब आपने शेयर्स खरीदे ना तो बीच में एक बंदा होता है, वो एक एजेंट होता है, उसको ब्रोकर कहते हैं। सबसे आपको उसके थ्रू ही खरीदने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, इस तरह कायदे कानून बनाए गए हैं कि आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, आपको उसके पास जाना पड़ता है, वो मदद करता है आपके शेयर्स की खरीदारी में। तो उसको जो पैसे आपने दिए वो भी तो आपका खर्चा हो जाता है। मतलब कोई आपसे पूछे, अरे मैंने सुना तूने महिंद्रा के शेयर्स खरीदे, कितने में खरीदे, आप उनको 60,000 मत बोलो, आप उनको बोलो 61,000। क्यों? क्योंकि भैया आपने तो 1,000 ज़्यादा दिया है ना। ब्रोकरेज अलग से, कमीशन अलग से, एजेंट का खर्चा अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको शेयर्स जो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है 61,000 के लिए मिला है, तो आप 61,000 का डिक्लेरेशन यहाँ पे कर दो। शेयर्स इन्वेस्टमेंट आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ टीचर्स शेयर्स चाहते हैं, कुछ टीचर्स इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई, आपकी टीचर आपको कोई अड़चन ना दे। सीधी सी बात है। कुछ टीचर्स ऐसा भी कहेंगे जो गलत नहीं है कि आजकल कौन कैश देता है और शेयर्स खरीदता है। गलत नहीं है जी, सही है, क्योंकि आजकल ये सारे डील्स जो होते हैं ना वो डीमैट अकाउंट जो बैंक के द्वारा होते हैं, तो एक्चुअली बैंक लिखना पड़ता है। तो अगर कोई टीचर या प्रोफेसर कहे कैश क्यों लिखा है, बैंक लिखना चाहिए, तो बैंक आप लिख लीजिए ना, कोई परेशानी नहीं है, वो एक्चुअली और बेटर आंसर है। टेक्स्ट बुक में जो दिया है मैं उसके मुताबिक जा रहा हूँ, बट आई रिपीट माई सेल्फ, राइटिंग बैंक इंस्टेड ऑफ कैश इज ओके, कोई परेशानी नहीं है। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जी। अगर कोई चीज़ को देखा जा रहा है ना, कोई थोड़े 30 डिग्री से देखेगा, कोई 90 डिग्री से देखेगा, बट देखने की चीज़ वही होती है, एंगल थोड़ा बदल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज डेट 9, सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर्थ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस करके भूल जाओ, आपको 6,000 आएगा ट्रेड डिस्काउंट, 54,000 आपका सेल्स है। जीएसटी का कैलकुलेशन इस पे होगा जो आगे दिया है 18%, 9 एंड 9%। ओके, अभी क्योंकि ये आउटपुट है, आउटपुट जीएसटी आएगा। 1/3 अमाउंट ऊपर कहा है रिसीव्ड बाय कैश। ये बहुत बड़ा सवाल आपका होना चाहिए कि 1/3 किसका, क्योंकि वो आपको कैश में मिला और 5% का कैश डिस्काउंट आपने दिया। तो एक एक करके इसको समझ लेते हैं, नॉट आंसर के हेल्प से पर डायग्राम की हेल्प से। मेरे पीछे आप अगर नज़र मारो, आपको ग्रॉस अमाउंट आता है और 10% टीडी, ये हमने कैंसिल किया, तो 54,000 का नेट अमाउंट है। सारी कैलकुलेशन इस पे होती है। जो गुड्स आपने बेचे हैं वो 54,000 का है, इसके ऊपर जीएसटी है, टोटल आपका आता है 63,720। 1/3 का पेमेंट आपको मिला, बट प्लीज़ याद रखिए 1/3 63,720 का आप ना करें। क्यों? वो इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि उन्होंने कहा 5% कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट आपको जीएसटी पे कभी नहीं मिलता। जीएसटी का तो पूरा पेमेंट आपको सरकार को करना है। अगर आप 63,720 का 1/3 निकाले
तो ऑब्वियसली उसके अंदर जीएसटी भी आ जाएगा और फिर आप उसका कैश डिस्काउंट निकाल लोगे। मैं ये बहुत स्लोली आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं कि 63,720 जो जीएसटी ऐड करके आया है, प्लीज़ उसका 1/3 ना ले। क्यों उसका 1/3 ना ले? क्योंकि अगर आप उसका 1/3 लेते हो तो उसमें से आप 5% माइनस करोगे कैश डिस्काउंट, क्योंकि वो कैश का कैलकुलेशन है। पर जीएसटी पे कोई भी कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलता। तो 54,000 जो गुड्स का अमाउंट है, जो सेल्स का अमाउंट है, उसका 1/3 आपको लेना है, जो 18,000 है। उसमें से आप डिस्काउंट, दुकानदार कैश डिस्काउंट देता है, सरकार नहीं देती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना, ये आने वाले लेक्चर्स में 1-2 बार आएगा। मैं तभी भी थोड़े होल्ले होल्ले नहीं गाड़ी लेकर आपको बता दूंगा, बट आज ये आप समझिए। तो आपने इसमें से डिस्काउंट निकाला, आपको 17,100 का पेमेंट मिला है। तो 63,720 से आप 18,000 को निकाल लो बराबर। बाकी का पेमेंट जो है आपको रविकांत से फ्यूचर में मिलने वाला है, वो आपका डेटर है, तो आपको वो अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ये पूरा कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो इसको पूरी तरह से स्किप करते हैं। अरे सर, इतना कौन कोई कुछ याद रखेगा जी। जो डिफ़िकल्ट चीज़ें समझ लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें समझने में ज़्यादा समय उनको जाने वाला नहीं है। आशा करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपके दिमाग की खिड़की में सेट हो चुका है। इसका मैं जल्दी से आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ ठीक मेरे पीछे। पहले तो कैश अकाउंट ये 17,100 है और उसके बाद जो डिस्काउंट अलाउड है, बाकी के लिए आपको रविकांत का नाम याद रखना पड़ेगा, विच इज़ 45,720। इंपॉर्टेंट है कि ये 45,720 कैसे आया, जो मैंने रफ वर्क में आपको ऑलरेडी दिखा दिया। सेल्स और उसके ऊपर का जो जीएसटी बनता है 4,860 एंड 4,860। ओके, तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू रविकांत, बाकी ऑब्वियसली जो नरेशन का काम होता है वो आपने होपफुली सही से लिख लिया। चलिए, 10वां, पेड कॉलेज फीस। अभी प्रोपराइटर मतलब मालिक का कॉलेज फीस, तो वो तो पर्सनल खर्चा हो गया। ड्राइंग्स 1,000 का, सिंपल सा उसका जर्नल एंट्री है। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, यहाँ पर भी हमने कर लिया। कैश में दिया है तो यहाँ पर भी हमने ये लिख लिया है। ओके, सो आगे जाते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, परचेस्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका इनपुट है, आप एक ही बार खरीदते हो, ये गुड्स नहीं होता, तो कंप्यूटर डेबिट। पर इस पे जीएसटी 18% का है और उन्होंने पेमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो द अजम्पशन इसके पे आपने कैश में कर लिया। तो कंप्यूटर उसके ऊपर का जीएसटी आपको 4,500 टोटल का पेमेंट आपने कैश में कर लिया, बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड और उसके ऊपर का एप्लीकेबल जीएसटी। सिंपल सा है। जब वो पेमेंट कहते हैं 1/3, 1/4, 25%, 40%, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ता है अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, 15 तारीख को पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन दी अबाउ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस मतलब हो सकता है वो एक छोटे से टेम्पो में आया, वो एक रिक्शा में आया, कोई ना कोई वाहन में उसको लेकर आया है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो, वो एसेट को खरीद कर आपके दरवाजे तक लाने के लिए अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, अलग से वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप ना लिखे, उसे आप उस एसेट में जोड़ दीजिए। मतलब कोई आपसे पूछे, सोचा है कि आपने एप्पल का कंप्यूटर खरीदा है, कोई भी कंप्यूटर खरीदा है, तो उसको आप कभी भी जो 50,000 प्लस जीएसटी वो ना बताए, आप ऐड कीजिए 2,000 को। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, ट्रांसपोर्ट चार्जेस मत लिखना, आपको वो कंप्यूटर में ऐड करना है। कैसे करोगे? आप कंप्यूटर को डेबिट करो, क्योंकि कंप्यूटर पहले से ही टोटल कॉस्ट का है, उसमें आप जो भी डेबिट करोगे वो ऐड होता जाएगा। जैसे एक बिल्डिंग अगर आप बनाते हो, ये बिल्डिंग का खर्चा कितना हो गया, आप बोलोगे देखो मैं 10 लाख के ईंटें लेकर आया, मैं 5 लाख का सीमेंट लेकर आया। ईंटा बिल्डिंग में डाल दो, सीमेंट बिल्डिंग में डाल दो, रेती बिल्डिंग में डाल दो, आप सब ऐड करते हो।
आप सीमेंट अकाउंट, रेती अकाउंट, ईटा अकाउंट ऐसा नहीं लिखते, आप बिल्डिंग अकाउंट लिखते हो। उसी तरह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस को आपको कंप्यूटर के अंदर ऐड कर देना है। एंड हाउ डू यू डू दैट? बाय राइटिंग कंप्यूटर नॉट ट्रांसपोर्ट चार्जेस। सो दिस इज हाउ, वेरी इंपॉर्टेंटली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है जो आपको समझना है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदो उसके साथ जुड़े हुए खर्चे उसमें जोड़ दो, उसी को डेबिट करके अलग से प्लीज आप ना लिखें, वो गलत हो जाएगा। पेड फॉर सैलरी, जिस सैलरी का पेमेंट आप करते हो तो सैलरी तो खर्चा होता है, उसको आपको डेबिट करना है। बाकी आपने कैश में दिया तो आप कैश को क्रेडिट ज़रूर करें। इसके बाद आपने पेड फॉर रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों भी तो खर्चा होता है। ये खर्चे होते तो ज़्यादा दिमाग को सताओ मत, आप चुपचाप उसको डेबिट कर लीजिए। तो भैया हमने डेबिट कर लिया और कैश को क्रेडिट कर लिया, हमने छोटा सा नरेशन वहाँ पे उसके नीचे लिख लिया। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू सलमान 20,000। देखो सेल्स जो 20,000 के हैं, सलमान को बेचा और ऐसे तो रखते नहीं कि पैसे मिले, उधारी पे उसने खरीदा। अच्छा ये समझ लीजिए, उसने पैसे नहीं दिए तो वो डेबिट द रिसीवर बन गया। बट आपको जो आउटपुट जीएसटी है वो कैलकुलेट करके सलमान का टोटल आपको लिखना है। तो सलमान का टोटल हो सकता है आपको अभी नहीं पता, कोई बात नहीं जी, सेल्स लिख लीजिए, उसके ऊपर का जीएसटी ऐड कर लीजिए और टोटल मार के आप सलमान के नाम के आगे लिख दीजिए 23,600, इतना पैसा सलमान को आपको फ्यूचर में देना है, वो आपका कर्जेदार है। ये इंपॉर्टेंट है जानना, वो आपका कर्जेदार है, मतलब डेटर है। अच्छा इसके बाद तो नाम उसका याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 30 तारीख को परचेस्ड गुड्स फॉर 1 लाख एट 12% जीएसटी। परचेज किया है तो इनपुट, इनपुट है तो इनपुट जीएसटी। पेड बाय चेक, तो आपने बैंक से इसका जो पेमेंट था वो पूरी तरीके से करा दिया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, लिख कर या टाइप करके, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। हाँ तो कुछ इस तरह ये हो गया। थोड़े आगे जाकर उसका जो टोटल है वो भी आ जाएगा। कहा है वेजेस आउटस्टैंडिंग 20,000, ये लास्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजेस क्या है? खर्चा, तो खर्चे को डेबिट करो, जी हाँ। बट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आपने पे नहीं किया। ये थोड़ा अटपटा है, थोड़ा टाइम जाएगा आपको समझने में, कोशिश करो समझने की। आई रिपीट माई सेल्फ, वेजेस खर्चा डेबिट, रेंट खर्चा डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा डेबिट, मोबाइल बिल खर्चा डेबिट, सोसाइटी चार्जेस खर्चा डेबिट। डेबिट उसके बारे में हम यहाँ पे डिबेट बिल्कुल नहीं करते हैं, किंतु परंतु आपने पे नहीं किया, किसने कहा? अरे देखो ना, मतलब ये उधर मत देखो, ऊपर क्या लिखा है? पेड नहीं लिखा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है सर? पेएबल। आपने वादा किया है, वर्कर साहब आप कल आना, वर्कर भाई आप कल आना। क्यों? अभी पैसे नहीं जेब में, कल आपको दे दूंगा। इसको क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये हमेशा क्रेडिट में आता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी मतलब वो चीज़ जो आपको भविष्य में पे करना है। तो आप वेरी इंपॉर्टेंटली आप कैश नहीं लिख सकते हो। क्यों? आपने पे ही नहीं किया। आपको वेजेस डेबिट तो करना ही है, बट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। रेंट आपने भरा टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन आपने नहीं भरा टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, सोसाइटी बिल नहीं भरा टू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का वर्ड आना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत रेयरली आता है बट आता ज़रूर है। ओके, तो प्लीज़ याद रखिए आपने पे नहीं किया है। क्योंकि आपने पे नहीं किया है आपको आउटस्टैंडिंग लिखना ज़रूरी है। टोटल आपका है 6,01,520। आई होप ये कैलकुलेशन, खास करके जो रविकांत का कैलकुलेशन था और उसके अंदर कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन किस अमाउंट पे किया गया है, वो कहानी आपको समझ आ चुकी है। जो मैं रफ वर्क देता हूँ वो रफ वर्क हमेशा पूरी तरीके से आप कॉपी कर लो और उसी रफ वर्क को कोशिश करो कि आपके एग्जामिनर को अब, अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, आप उनको भी करके दिखाओ। आपका कॉन्फिडेंस और उनका इंप्रेशन दोनों इंक्रीज होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मैं आपको दोबारा मिलूंगा। तब तक अगर आप पुराने हो शेयरिंग करते रहे, नए हो सब्सक्राइब बटन दबाए और आने वाले लेक्चर का थोड़ा और हमारा इंतज़ार आप
कर लीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ जाए। ऊपर वाले का आशीष आपके ऊपर हमेशा बना रहे। ग्रेट यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस।